स्वागत है साई ज्ञान के नए सेगमेंट में जिसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा में हम कुछ अनसुलझे सवालों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप किसी नई जगह पर हों या किसी से बात कर रहे हों और अचानक लगे अरे ये तो पहले भी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, वो अजीब सी फीलिंग। हाँ वही, यही है डेजा वू का वो जाना पहचाना पर फिर भी एकदम नया सा एहसास। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जरूर, ये वाकई दिलचस्प है। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। एक तो है ओ'कॉनर और मॉलिन की स्टडी जो बिल्कुल सेहतमंद लोगों पर की गई है। फिर वर्नन नैपे का काम है जिन्होंने डेजा वू को समझने की कोशिश की है। अच्छा। और एक थोड़ी अलग चीज है वाक्लाव चोआटल की एक रचना। वो कोई साइंस पेपर नहीं है पर उसका टाइटल भी डेजा वू है। अच्छा, वो अनुभव के एहसास को पकड़ती होगी शायद। हाँ बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डेजा वू है क्या चीज, मेमोरी से क्या लेना देना है इसका, और ये इतना रियल, इतना अजीब क्यों लगता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, वर्नन नैपे इसे कैसे समझाते हैं? हाँ, नैपे कहते हैं कि डेजा वू एक व्यक्तिगत भावना है। मतलब आपको अभी जो हो रहा है वो आपको लगता है कि पहले हो चुका है पर आप बता नहीं सकते कब कैसे। और जरूरी नहीं कि आपकी याददाश्त की कोई गलती हो, ये बस एक बहुत तीव्र एहसास है अपनेपन का जो अनुचित है, मतलब उस सिचुएशन में होना नहीं चाहिए। हाँ, ये जाना पहचाना है पर पता नहीं क्यों। तो पहला शक तो मेमोरी पर ही जाता है। है ना, कि शायद याददाश्त में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, और इसीलिए ओ'कॉनर और मॉलिन ने यही जांचा। अच्छा, क्या किया उन्होंने 206 स्वस्थ कॉलेज स्टूडेंट्स लिए। ठीक है। और देखा कि उन्हें डेजा वू कितनी बार होता है। फिर उन्होंने लैब में उनकी मेमोरी टेस्ट की। 2 तरह की मेमोरी। अच्छा। एक रिकलेक्शन मतलब किसी घटना को पूरी डिटेल के साथ याद करना, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ। ठीक है, समझ गया। और दूसरा था फेमिलियरिटी, मतलब बस किसी चीज का जाना पहचाना सा लगना, चाहे पूरी डिटेल याद ना भी हो। अच्छा, तो क्या मिला, क्या कनेक्शन निकला डेजा वू और इन मेमोरी क्षमताओं में? और यहीं पर बात थोड़ी घूम जाती है। स्टडी में डेजा वू कितनी बार होता है और लैब में नापी गई रिकलेक्शन या फेमिलियरिटी की क्षमता, इनके बीच कोई खास, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिश्ता नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि जिनकी याददाश्त तेज थी उन्हें ज्यादा डेजा वू हुआ। नहीं, कम से कम इस स्टडी के हिसाब से तो नहीं, न ज्यादा न कम, कोई सीधा लिंक नहीं। ये तो वाकई हैरानी की बात है। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेमोरी का ही कोई खेल है। हाँ, लगता तो यही है। तो फिर कुछ और मिला स्टडी में? एक चीज जरूर मिली और वो थोड़ी अलग है। जिन लोगों ने पिछले 6 महीनों में ज्यादा सफर किया था। सफर मतलब ट्रैवल? हाँ, ट्रैवल, खासकर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर का, उन लोगों ने ज्यादा डेजा वू अनुभव करने की बात कही। अच्छा, ये दिलचस्प है। ट्रैवल का क्या लेना देना हो सकता है? ये पहले की कुछ स्टडी से भी मेल खाता है और ये हमें इशारा करता है कि शायद डेजा वू सीधे सीधे याद रखने की क्षमता का मसला नहीं है। तो फिर शायद ये याददाश्त के सिग्नल को जांचने या उसकी निगरानी करने वाले सिस्टम में, मतलब हमारे मेटाकॉग्निशन में एक छोटी सी गड़बड़ी है। मेटाकॉग्निशन मतलब हम अपनी मेमोरी के बारे में कैसे सोचते हैं, उसे कैसे जज करते हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है दिमाग का वो ये जाना पहचाना है वाला सिग्नल कभी कभी गलती से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाए और हमारा निगरानी वाला सिस्टम जो फ्रंटल लोब में होता है वो इसे पकड़ लेता है। और तभी वो अजीब सी फीलिंग आती है, लग तो रहा है पहले हुआ है पर हुआ तो नहीं है। एग्जैक्टली, शायद ये दिमाग की एक छोटी सी हिचकी है, एक मोमेंटरी कंफ्यूजन। लेकिन आपने वो टीएलई मरीजों की बात की थी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, उनमें तो रिकलेक्शन का रोल दिखता है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। कुछ स्टडीज खास तौर पर टीएलई मरीजों पर दिखाती हैं कि उनमें डेजा वू और रिकलेक्शन के बीच लिंक हो सकता है। जैसे मार्टिन और उनके साथियों ने पाया कि जिन टीएलई मरीजों को डेजा वू होता है उनकी रिकलेक्शन क्षमता उन टीएलई मरीजों से बेहतर होती है जिन्हें ये नहीं होता। लेकिन ओ'कॉनर और मॉलिन को स्वस्थ लोगों में ये लिंक नहीं मिला। तो एक संभावना ये है कि टीएलई मरीजों का डेजा वू अनुभव शायद थोड़ा अलग हो, वो उनकी दिमागी हालत से जुड़ा हो सकता है, जबकि स्वस्थ लोगों में ये शायद बस वो मेमोरी मॉनिटरिंग वाली हिचकी हो। समझ रहा हूँ। तो विज्ञान इसे दिमाग के सिग्नल्स, मॉनिटरिंग, इन सब चीजों से समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या ये सब बातें
उस असली गहरे कभी कभी परेशान करने वाले एहसास को पूरी तरह पकड़ पाती हैं जो देजावू के वक्त होता है? यही सवाल है, और यहीं पर शायद वो तीसरी चीज काम आती है जिसका आपने जिक्र किया था, वाक्लफ छ्वाटल की रचना। हाँ, वो डेजावू टाइटल वाली। बिल्कुल, वो कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक चीज है। वो उस तीव्र कंफ्यूजिंग एहसास को, उन इच्छाओं को बयां करती है, और कहीं पर वो एक भावना को देजावू कहती है। तो वो हमें क्या दिखाता है? वो हमें याद दिलाता है कि देजावू सिर्फ न्यूरॉन्स का डेटा नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा अनुभव है जिसे लैब के नंबरों में बांधना शायद मुश्किल है। वो उस व्यक्तिपरक सच्चाई को, उस लिव्ड एक्सपीरियंस को सामने लाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या समझ आता है? देजावू वो अजीब सा एहसास है कि कुछ नया पहले भी हो चुका है। हाँ, और स्वस्थ लोगों में कम से कम लैब टेस्ट के आधार पर ये सीधे सीधे याददाश्त की क्षमता से जुड़ा नहीं लगता। लेकिन ज्यादा यात्रा करने वालों को ये ज्यादा होता है। ये एक पहेली है अभी। बिल्कुल, तो शायद ये याददाश्त को परखने वाला सिस्टम यानी मेटाकॉग्निशन में एक पल की चूक है, दिमाग की एक छोटी सी गड़बड़। याददाश्त की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसको चेक करने वाले सिस्टम का कंफ्यूजन। हाँ, और साथ ही ये अनुभव व्यक्तिगत तौर पर बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जैसा छ्वाटल दिखाते हैं, भले ही विज्ञान उसे पूरी तरह अभी समझा ना पाया हो। तो आखिर में ये सब जानना क्यों मायने रखता है? मेरे ख्याल से ये हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग, हमारी चेतना कितनी ज्यादा जटिल है, कितनी परतें हैं उसमें। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए कुछ सवाल भी देता है। जैसे क्या देजावू सिर्फ मेमोरी मॉनिटरिंग का एक छोटा सा ग्लिच है, या ये हमारे दिमाग के रियलिटी चेक सिस्टम में कोई ज्यादा गहरी बात का इशारा है? या फिर क्या इसका ताल्लुक दिमाग के उन हिस्सों जैसे फ्रंटल लोब के आपसी तालमेल से है, जो याददाश्त बनाने और उसे परखने दोनों में शामिल है? ये सब सवाल हैं जिन पर आगे और खोज हो सकती है। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।